हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें हम समझेंगे गति से रिलेटेड कई सारी परिभाषाएं। ठीक है, हम जब गति का पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे पास कई सारी शब्दावली आई थी। ठीक है, कीवर्ड्स आए थे, जैसे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, साथ ही साथ गति क्या होता है। तो आज हम यही सब चीजें जानने वाले हैं और हम जानेंगे कि आखिरकार इनकी परिभाषाएं क्या हैं, साथ ही साथ उदाहरण भी हम समझने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि गति क्या होती है। व्हाट इज मोशन? गति होती क्या है आखिरकार? तो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। अथवा जब कोई वस्तु, देखिए क्या होता है, सबसे पहली परिभाषा जो सबसे शुरुआत में गति की परिभाषा दी गई थी, क्या दी गई थी कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, मीन्स कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु, इस संसार में कोई भी व्यक्ति या वस्तु, कुछ भी हो, कोई पक्षी, जानवर, कोई भी अगर चीज अपनी जगह में परिवर्तन कर रही है, समय के साथ उसके जगह में उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को हम क्या कह देते थे? गति कह देते थे। ये पहली वाली डिफिनेशन है। ठीक है, पहले जो उपयोग होती थी कि हम सोचते समझते नहीं थे, अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया मतलब कि वो गति कर रही है, बस हम इतना कह देते थे। और उस गति करने में क्या लगता था? समय लगता था। जैसे कि एक कार इस यहां से यहां आ गई, ठीक है, और उसमें कुछ समय लगा, यहां से यहां आने में उसको कुछ समय लगा, तो हमने कह दिया गति की है। ठीक है, लेकिन जब हम थोड़ा समय आगे बढ़े, कई सारे साइंटिस्ट आए, कई सारे वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने इसकी परिभाषा बदल दी। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा कि जैसे कि हम कार से जा रहे हैं, एक व्यक्ति जो है कार चला रहा है, ठीक है, तो कार चलाने वाला जो बैठा हुआ अंदर, उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए क्या है? कार। कार चल रही है कि रुकी हुई है? जैसे कि वो व्यक्ति चाय पी रहा है कार में बैठ करके, ठीक है, चाय तो नहीं गिर रही है। ठीक है, तो मतलब कि उस व्यक्ति के लिए, कार के अंदर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कार जो है वो गति में नहीं है। ठीक है, वो जैसे खड़ी हुई कार में बैठा है वैसे ही चलती हुई कार में भी बैठा है। ठीक है, तो वो उसके लिए कार जो है वो एक विराम अवस्था की स्थिति के समान है। लेकिन वही चलती हुई कार को एक बाहर बैठा व्यक्ति अगर देख रहा है, ठीक है, बाहर बैठा व्यक्ति अगर देख रहा है, या फिर बाहर रोड में खड़ा हुआ व्यक्ति उस रोड से चलती हुई कार को देख रहा है, तो उसको क्या एहसास हो रहा है कि कार तो गति कर रही है, कार तो चल रही है, बहुत तेजी से उसके सामने से एक कार निकल गई। ठीक है, तो कार के अंदर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कार विरामावस्था में है, कार गति नहीं कर रही है। लेकिन वहीं कार के बाहर बैठे हुए व्यक्ति को हम अगर बात करें तो उस व्यक्ति के लिए तो कार तो चल रही है, कार की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो कार तो गति कर रही है। तो यहाँ पास से खेल बदल जाता है और गति की परिभाषा भी बदल दी जाती है। कई सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर हम ये कहें कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन को ही हम गति कहते हैं, तो जब हम ये लॉजिक लगाएंगे, कार के अंदर बैठे हुए व्यक्ति और कार के बाहर खड़े हुए या बैठे हुए व्यक्ति के अगर हम लॉजिक लगाएंगे, तो इस हिसाब से तो ये परिभाषा गलत साबित हो रही है। हर व्यक्ति के लिए तो अलग अलग परिभाषाएं निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पास से एक नई परिभाषा आती है। वो नई परिभाषा क्या आती है कि जब कोई वस्तु निर्देश बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है गति की, इसको हटा दिया जाता है, इसकी जगह अब ये परिभाषा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये परिभाषा जो है ये एक एग्जैक्ट डिफिनीशन देती है। हर एक कंडीशन, हर एक केस में ये परिभाषा सही बैठती है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये परिभाषा जो है ये बेटर मानी जाती है, इसलिए अब इस परिभाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम दूसरी परिभाषा देखें गति की, तो ये क्या कहती है कि जब कोई वस्तु निर्देश बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। ठीक है, मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पास एक नया शब्दावली आ जाती है, निर्देश बिंदु, हम गति की परिभाषा सेम रखते हैं लेकिन कह देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सापेक्ष बिंदु, निर्देश बिंदु के सापेक्ष गति करता है, हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे, हम उसके हिसाब से गति करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं गति कर रहा हूं, ठीक है, मैं गति कर रहा हूं, तो मेरे साथ ये मार्कर भी तो गति कर रहा है ना, ये मार्कर भी गति कर रहा है। अगर मैं इस मार्कर से पूछूं कि बताओ मैं गति कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो इस मार्कर के हिसाब से, इस मार्कर के हिसाब से मैं तो हमेशा, मैं वहां पास भी जाऊंगा तो इस मार्कर के बगल में ही रहूंगा, और मैं इधर साइड भी जाऊंगा तो इस मार्कर के बगल में ही रहूंगा। तो अर्थात कि मार्कर के हिसाब से मैं गति नहीं कर रहा हूं, मार्कर के हिसाब से तो मेरी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन मैं वहीं
कहीं इस बोर्ड से पूछूं कि बताओ कि मैं गति कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो ये बोर्ड क्या कहेगा मुझे? ये बोर्ड कहेगा कि हाँ, आप पहले मेरे राइट हैंड साइड थे और थोड़ी देर बाद आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड आ चुके हैं, इसका मतलब कि आप गति कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड मुझे ये कहेगा। तो मतलब कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, वो क्या कहलाती हैं? हम उन सबको क्या ले सकते हैं? निर्देश बिंदु ले सकते हैं। और निर्देश बिंदु हमेशा क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। हम स्थिर चीज को ही कहेंगे कि ये निर्देश बिंदु है। हम स्थिर वस्तु के सापेक्ष ही गति करेंगे, यही ये डिफिनीशन का मतलब है। ठीक है, और अगर हम एक और एग्जांपल लें तो जैसे कि एक बस के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो वो फुटबॉल जो है आसानी से खेल पाते हैं, अंदर कई सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं बस के, वो फुटबॉल आसानी से खेल सकते हैं, अंदर कैच एक दूसरे को बॉल पास कर सकते हैं आसानी से, बॉल तो इधर उधर नहीं जाएगी बस चलती हुई बस में। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम कोई एक व्यक्ति है जो बस के बाहर रोड में खड़ा हुआ है, वो उस बस को देख रहा है, तो उस हिसाब से वो बस जो है वो क्या कर रही है? गति कर रही है। लेकिन वहीं बस के अंदर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए वो बस जो है वो गति नहीं कर रही है। वो खड़े में भी, बस अगर खड़ी होती तो भी वो उसी तरह से खेल सकते थे, और बस चल रही है तो भी वो उसी प्रकार से खेल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके लिए, बस के अंदर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए बस जो है वो क्या है? बस गति नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम बस के बाहर बैठे हुए व्यक्ति की बात करें, तो बस के बाहर रोड में कोई चल फिर रहा है व्यक्ति, तो उसके लिए क्या हो रही है? बस गति कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पास ये जो है ये क्या है? एक तरह का निर्देश बिंदु है। जो बस के बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है ना, वो क्या है? एक निर्देश बिंदु है, जिसके सापेक्ष वो बस जो है वो गति कर रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु क्या होता है? वह स्थिर बिंदु जिसके सापेक्ष कोई वस्तु गति कर रही हो। ठीक है, ये एक ऐसा स्थिर बिंदु जिसके सापेक्ष कोई वस्तु जो है वो गति कर रही हो। ठीक है, ये गति कर रही हैं। ठीक है, मैं एक वस्तु हूं, ये निर्देश बिंदु, इसके सापेक्ष में गति कर रहा हूं। फिर थोड़ी और परिभाषा निकली, थोड़ा और समय बीता, कई सारे साइंटिस्टों ने कहा कि ठीक है चलो हम मान लेते हैं इस परिभाषा को, लेकिन थोड़ा और अध्ययन किया गया, और अध्ययन में क्या निकला कि भाई ये पूरी पृथ्वी के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं में कोई भी वस्तु स्थिर है ही नहीं। ये तो हम छोटे लेवल की बात कर रहे हैं ना, जैसे कि हम अपने घर के अंदर की बात कर रहे हैं, तो हमारे घर के अंदर कई सारी स्थिर वस्तुएं हैं जिनको हम रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? निर्देश बिंदु मान सकते हैं। लेकिन अगर हम बड़े लेवल की बात करें, कोई दूसरे ग्रह की बात करें, कोई दूसरे प्लैनेट की बात करें, बड़े लेवल की बात करें, तो वो उस हिसाब से तो पृथ्वी के अंदर हम कोई भी वस्तु को निर्देश बिंदु ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी तो पूरी तरह ही घूम रही है ना, वो पृथ्वी खुद ही घूम रही है। तो पृथ्वी के अंदर मौजूद सभी वस्तुएं, सभी व्यक्ति, सभी जीव जंतु, सभी पशु पक्षी, वो भी तो घूम रहे हैं पृथ्वी के साथ। इसका मतलब यह है कि पूरी पृथ्वी में कोई भी निर्देश बिंदु है ही नहीं। तो अगर निर्देश बिंदु नहीं है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु गति कर रही है कि नहीं कर रही है? ठीक है, इस असमंजस में फंस गए। तो फिर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला। उन साइंटिस्टों ने कहा कि हम मानेंगे ग्राफ को। अब यहां से अस्तित्व आता है ग्राफ का। हम ग्राफ से पता करेंगे कि कोई वस्तु गति कर रही है कि नहीं कर रही है। यहां से कॉन्सेप्ट आ जाता है ग्राफ का। ग्राफ में क्या होता है, उन्होंने बताया कि अगर हमें किसी भी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम क्या बना लेंगे? उस वस्तु के आसपास एक ग्राफ बना लेंगे, और उस ग्राफ में जो सेंटर वाला बिंदु है ना, जो बीच वाला बिंदु है, जैसे कि ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, ये जो लेटी हुई लाइन है इसे कहते हैं एक्स अक्ष, और ये जो खड़ी लाइन है इसे कहते हैं वाई अक्ष। तो ये एक्स और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को हम कह देते हैं मूल बिंदु। ठीक है, लेकिन यहाँ पास मूल बिंदु, इस बिंदु को मूल बिंदु नहीं माना गया, इस बिंदु को माना गया निर्देश बिंदु। वैज्ञानिक ने कहा कि भाई इस बिंदु को हम मान लेंगे निर्देश बिंदु, और इस बिंदु के सापेक्ष हम किसी भी वस्तु की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि अगर मान लो यहाँ पास एक वस्तु रखी हुई है, अब इस वस्तु की स्थिति को ज्ञात करना है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा निर्देश बिंदु है, रेफरेंस पॉइंट। इसके सापेक्ष ये वस्तु क्या कर रही है, गति में है कि नहीं है, हम ये इजिली इस ग्राफ के माध्यम से पता कर सकते हैं, और हम इसकी लोकेशन भी बता सकते हैं कि कहां पास ये स्थित है। ठीक है, हम इसको ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके हम बता सकते हैं कि भाई ये एक्स अक्ष में 2 बिंदु पर है, वाई अक्ष में 3 बिंदु पर है, ऐसे हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे गति की परिभाषा, और गति की पहली परिभाषा और दूसरी परिभाषा किस प्रकार से है, हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा। अब हम समझने वाले हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है आखिरकार। तो दूरी और विस्थापन होती क्या है? तो दूरी को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस,
और विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूरी क्या होती है? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की कुल लंबाई। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम उदाहरण लें, सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की कुल लंबाई दूरी कहलाती है, और विस्थापन क्या कहलाता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है क्या? आखिरकार दूरी होती क्या है? तो जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का जो है वो अपने मौसी के यहाँ जाना चाहता है। ठीक है, मौसी के यहाँ जाना चाहता है तो वो दो तरह से जा सकता है। कैसे कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो वो लड़का जो है वो सबसे पहले तो सीधा जाता है, फिर लेफ्ट में मुड़ता है, फिर सीधा जाता है, फिर राइट में आता है, फिर सीधा जाता है, फिर लेफ्ट में मुड़ता है, फिर सीधा जाता है, फिर थोड़ी देर दूर राइट में जाता है, फिर सीधा जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर की ओर जाता है लेफ्ट में, फिर सीधा जाता है और पहुंच जाता है अपने मौसी के यहाँ। ठीक है, ये इस तरह से जाता है ये लड़का। और दूसरा रास्ता ये क्या तय कर सकता है? दूसरी तरह से कैसे जा सकता है? दूसरी तरह से ये लड़का कैसे जा सकता है? दूसरी तरह से, जैसे कि यहाँ पास इसके मौसी का घर है, तो दूसरी तरह से कैसे जा सकता है? दूसरी तरह से ये एकदम सीधी रास्ता पकड़ करके जा सकता है। ठीक है, ये ऐसे जा सकता है। तो यहाँ पास हुआ क्या आखिरकार? यहाँ पास ये जो लड़का है ना, जो थोड़ा घूम फिर कर गया, ये लड़का जो है पहले गया थोड़ा सा दोस्त से मिल लें, फिर थोड़ी दूर और गया, थोड़ा सा वो सोचता है कि थोड़ा सा अपने मामा के यहाँ घर मिल गया है, वहां रुक लें, फिर उस घर से निकलता है, फिर थोड़ा मंदिर के दर्शन कर लें, फिर थोड़ा सा गार्डन में घूम लें, फिर जाता है वो मौसी के यहाँ। मीन्स कि वो थोड़ा सा घूम फिर करके मौसी के यहाँ पहुंचता है। और फिर वहीं पास एक दूसरा लड़का है, वो क्या करता है? सीधे जाता है, सीधा मौसी के घर ही जाता है। ठीक है, घूमता फिरता नहीं है। तो यहाँ पास जो ये लड़का है ना, ये लड़का जो है ये जो दूरी कवर करता है, ये जो लंबाई है इसकी, इसे कहते हैं हम डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो लंबाई है, ये जो लड़का जाता है सीधा सीधा रास्ता, ये क्या है? विस्थापन। विस्थापन एक तरह से शॉर्टकट होता है। ठीक है, शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट का मतलब क्या है? शॉर्टकट का मतलब ये है कि जैसे कि ये यहाँ से ऐसे 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 करके कई सारे रास्ते घूम करके गया। ये सीधा भी तो जा सकता था, जो कि यहाँ गया है। ठीक है, तो वो जो सीधा रास्ता है ना, उसी को हम कह देते हैं शॉर्टकट। ठीक है, वही होता है हमारा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन को हम एस से दूरी को हम एस से प्रदर्शित करते हैं, वहीं विस्थापन को भी हम एस से प्रदर्शित करते हैं। दूरी की जो इकाई होती है वो मीटर होती है, वहीं विस्थापन की भी इकाई क्या होती है? मीटर होती है। दूरी में एक अंतर होता है, दूरी और विस्थापन में, यह एक अदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। अदिश और सदिश का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई लड़का जो है इतना घूम फिर करके गया, ठीक है, घूम फिर करके गया, तो क्या वो दिशा बता सकता है क्या कि मैं किस दिशा से आया हूं? भाई वो पहले लेफ्ट गया है, फिर राइट गया है, फिर लेफ्ट गया है, फिर राइट गया है, दो बार लेफ्ट गया है, फिर राइट गया है, तो वो एग्जैक्ट दिशा नहीं बता सकता है कि मैं आया कहां से हूं। वो कंफ्यूज हो सकता है, वो दिशा नहीं बता सकता है। वहीं विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन में हम दिशा बता सकते हैं कि भाई मैं यहाँ से सीधे आया हूं, ठीक है, मेरा घर सामने ही है, मैं वहां से आया हूं। या फिर वो कह सकता है कि मैं पहले सीधे आया, फिर लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा और पहुंच गया। वो दिशा बता सकता है इजिली। ठीक है, तो वो क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन एक तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा रास्ता। ये क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। जैसे कि हम क्या ले लें, एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, जैसे कि एक सर्कुलर रास्ते पर एक खिलाड़ी दौड़ रहा है। ठीक है, एक खिलाड़ी है जो कि एक गोलाकार ग्राउंड में दौड़ रहा है। तो वो खिलाड़ी क्या करता है? वो खिलाड़ी ग्राउंड के चक्कर काटेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा रास्ता कवर कर रहा है, तो ये हो जाएगी दूरी। लेकिन अगर ये खिलाड़ी यहां से सीधे यहां चला जाता, ठीक है, इतना नहीं घूमता, यहां से सीधे यहां चला जाता, तो वो क्या हो जाता? हमारा विस्थापन हो जाता। तो यही जो सबसे छोटा रास्ता होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का, जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसे कहते हैं विस्थापन। और जो पूरा रास्ता, जब हम पूरे रास्ते को नापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दूरी। ठीक है, ये होता है हमारा दूरी और विस्थापन में अंतर। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार चाल और वेग क्या होता है। तो अब हम समझने वाले हैं कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है। हम समझ चुके हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होती है, चाल और वेग में क्या अंतर होता है। तो चाल को हम सिंपल इंग्लिश में स्पीड कहते हैं, वेग को हम इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है जो कि 5 किलोमीटर जाता है और उसको 1 घंटे लगते हैं 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने में, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और 1 घंटे में, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है उसकी। मतलब कि हर 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर तय करेगा। उसकी चाल कितनी है?
1 घंटे में 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, उसकी स्पीड है, ये होती है चाल। वहीं अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेग की बात करें, तो वेग मतलब होता है विस्थापन। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है 500 मीटर का विस्थापन तय करता है, ठीक है, और उसको समय लगता है 1 घंटा, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो वेग है वो 500 मीटर प्रति घंटे का वेग है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है वो 500 मीटर प्रति घंटे के वेग से चल रहा है, मतलब कि हर 1 घंटे वो 500 मीटर का वेग ही तय करेगा, 500 मीटर का विस्थापन ही कवर करेगा, ठीक है। ये बात होती है सिंपल वेलोसिटी की, ठीक है। स्पीड क्या है, चाल क्या है, एक अदिश राशि है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती है, जैसे दूरी की कोई दिशा नहीं होती है, इसी प्रकार से चाल की भी कोई दिशा नहीं होती है। वहीं अगर वेग की बात करें तो वेग की एक निश्चित दिशा होती है, इसमें हम दिशा बता सकते हैं जिस प्रकार से विस्थापन में बताते थे, ठीक है। और इसका सूत्र क्या है, चाल का जो सूत्र होता है दूरी बटे समय होता है, ठीक है। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी, जितनी दूरी तय किया उसका भाग अगर हम जितना समय में तय किया उससे कर दें तो हम क्या कह सकते हैं, वो चाल निकल के आ जाएगी हमारी। जैसे कि हम यहाँ पास एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे कि अगर हमें बताना है कोई वस्तु है जो कि 1500 मीटर का रास्ता तय करती है और उसको समय लगता है 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, 3 6 त्रिक 12 6 पंचे 30, मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारी वस्तु है ये 35 मीटर प्रति सेकंड 35 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से ये चल रही है। इसका चाल क्या है, 35 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से ये वस्तु जो है वो उसकी चाल है, 35 मीटर प्रति मिनट की चाल है इस वस्तु की, ठीक है। और वहीं अगर हम वेलोसिटी, वेग की बात करें तो वेग का जो सूत्र होता है विस्थापन बटे समय होता है। जैसे कि कोई वस्तु जो है वो वस्तु 1500, सेम भी हो सकता है, 1500 मीटर का विस्थापन तय करती है और कितना सेकंड में, 60 सेकंड में, ठीक है। यहाँ पास हमने मिनट लिया था, पास सेकंड लेते हैं, 60 सेकंड में, तो हम इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, हम क्या कह सकते हैं, 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये वस्तु चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पास हमें हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है। विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं होता है, क्या शॉर्ट कट कभी भी लॉन्ग कट से ज्यादा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता ना। उसी प्रकार से विस्थापन भी कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। इकाई क्या होती है, चाल की इकाई मीटर प्रति सेकंड और वेग की भी इकाई मीटर प्रति सेकंड ही होती है, और इन दोनों को हम v से दर्शाते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा चाल और वेग में अंतर। अब हम एक और चीज समझ लेते हैं, त्वरण क्या होता है। तो अब हम आ चुके हैं त्वरण में। त्वरण होता क्या है आखिरकार, त्वरण मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब समय के साथ वेग में परिवर्तन को ही हम त्वरण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक व्यक्ति है जो कि शुरुआत में अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे कि हमारे पास एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि शुरुआत में यहाँ पास है, ठीक है, और फिर थोड़ी समय बाद टी समय पश्चात वो व्यक्ति यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। पहले एक व्यक्ति है जो कि इस स्थिति पर खड़ा हुआ है, कुछ समय बाद यहाँ पास पहुंच जाता है, तो पहले जो उसका वेग था वो क्या था, प्रारंभिक वेग, जिसे हम u से दर्शाते हैं। थोड़ी समय बाद यहाँ पहुंच गया तो उसका जो वेग होगा वो अंतिम वेग होगा, ठीक है। वहां पास वो लास्ट है ना, उसका तो अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग क्या कहलाता है, v। कितने समय पश्चात, t समय पश्चात। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हमें क्या बताना है कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण क्या होता है, वेग में जितना परिवर्तन हुआ उसके, ठीक है, उसी को हम क्या कह देंगे, त्वरण, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि पहले एक व्यक्ति है जो कि 2 किलोमीटर, जैसे कि 0 किलोमीटर में खड़ा है, ठीक है, अभी उसकी जो प्रारंभिक जो स्थिति है वो 0 किलोमीटर है, थोड़ी देर बाद वो 5 किलोमीटर तक चल देता है, तो ये प्रारंभ है, ये अंतिम है, ठीक है। प्रारंभ में 0 में खड़ा था, अंतिम में वो 5 किलोमीटर दूर खड़ा है। तो इसमें अगर हमें अंतर निकालना है, कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है, कितने किलोमीटर का परिवर्तन हुआ, तो भाई हमें साफ साफ दिख रहा है कि 0 से 5 तक गया, मतलब 5 किलोमीटर का परिवर्तन हुआ। कैसे निकाले हम, इस 5 से 0 को घटा दिए तो क्या निकल के आ गया, 5 किलोमीटर निकल के आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अंतिम से प्रारंभिक को घटा देंगे और क्या बता देंगे कि ये क्या है, वेग में परिवर्तन है। यहां से
हम वेग में परिवर्तन निकाल सकते हैं। अंतिम वेग को प्रारंभिक वेग से घटा करके वेग में परिवर्तन निकाल सकते हैं, और कुछ समय लग रहा है वेग में परिवर्तन में, तो हम बटे में टी भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो त्वरण का सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, ए बराबर बी माइनस यू बटे टी। ठीक है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक है, ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, मतलब कि इसमें कुछ दिशा होती है, इसकी एक दिशा होती है। ठीक है, हम बताते हैं कि भाई इस दिशा में इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हुआ है, हम उसमें दिशा बताते हैं। ठीक है, और इसकी इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है इकाई। इस इकाई भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि त्वरण जो होता है वो किसके बराबर होता है, वेग बटे वेग में परिवर्तन बटे समय के बराबर होता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय के बराबर होता है। तो वेग की इकाई क्या होती है, अभी हमने पीछे देखी, वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड, और समय की भी इकाई क्या होती है, सेकंड। इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इस प्रकार से हम त्वरण की इकाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं गति से रिलेटेड। ठीक है, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से समझा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।